हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। माई सेल्फ साहिल। आज अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आज आप पढ़ेंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अपने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टार्ट की हुई हैं, तो आज उसमें नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम पढ़ रहे हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। सबसे पहले तो बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। देखो, बॉइलिंग पॉइंट या पहले भी पढ़ चुके हो छोटी क्लासेस में कि बॉइलिंग पॉइंट वो टेम्परेचर होता है जिसके ऊपर वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू वेपर प्रेशर इन गैसियस स्टेट। मतलब वो टेम्परेचर जिसके ऊपर वेपर प्रेशर जो है लिक्विड फेज का इक्वल हो जाता है किसके, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूँ। मान लो कि यहाँ पे आपने कोई लिक्विड लिया हुआ है, यहाँ पे कोई भी लिक्विड लिया हुआ है, आपने इसको हीटिंग करना शुरू कर दिया। तो ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि जब आप लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या बनेंगे, वेपर। ठीक है। अब वो टेम्परेचर, यहाँ पे वेपर प्रेशर आ रहा होगा, वो टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, इसको आप क्या कहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो, बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन ये है, वो टेम्परेचर जिस पे वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड किसके बराबर हो जाएगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। जनरली आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर को कितना लेके चलते हैं, 1 atm या 1.013 बार। ठीक है। अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है। अब देखो, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि जब हम किसी वोलेटाइल सॉल्वेंट के अंदर नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करते हैं तो उसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा, और इसी को आप कहते हैं एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखो मतलब क्या है, व्हेन अ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, और ये सॉलिड होना चाहिए भाई, इज एडिड टू ए volatile liquid, when a non-volatile solute is added to a volatile liquid, then its vapor pressure will decrease। ये आपने लास्ट टाइम पढ़ा भी था, जब आपने पहली प्रॉपर्टी पढ़ी थी तो ये पढ़ा था कि जब नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को आप वोलेटाइल लिक्विड के अंदर ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर जो है वो क्या होता है, डिक्रीज हो जाता है, एंड हेंस बॉइलिंग पॉइंट विल इंक्रीज, और उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज होगा। दिस इज कॉल्ड एज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अब देखो इसका मतलब क्या है, आप डायग्राम बना लेते हैं। पहले मान लेते हैं कि एक प्योर लिक्विड ले रहे हैं, आप कंटेनर ले लिया, कंटेनर में यहाँ पे आपने प्योर वाटर ले लिया। एग्जाम्पल ही लेके चलते हैं, मैंने यहाँ पे मान लो कि प्योर वाटर ले लिया।
यहाँ पे इसको किसी टेम्परेचर पे रख दिया, एनी टेम्परेचर T, तो यहाँ पे इसके वेपर बन रहे होंगे। अब मैंने क्या किया, इसमें एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है उसको ऐड कर दिया। इसी के अंदर मैंने क्या किया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर दिया। अब देखो, ये अपन ने लास्ट टाइम भी पढ़ा था कि नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट जो है वो कहाँ पे आएगा, सरफेस पे, और सॉल्यूशन के अंदर भी होगा। ये क्या है, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। भाई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट क्या करेगा, टॉप मोस्ट सरफेस को कवर करेगा, सॉल्यूशन के अंदर भी होगा। अब वेपर कहाँ से बनते हैं, वेपर की जो फॉर्मेशन है ये होती है फ्रॉम सरफेस। अब सरफेस पे तो क्या आ गया, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। अब ये तो इसको उड़ने ही नहीं देगा, उड़ेगा, वेपर बन रहे होंगे, लेकिन जिस टेंडेंसी से यहाँ पे बन रहे होंगे या जिस रेट से यहाँ पे बन रहे होंगे उस रेट से यहाँ पे नहीं बनेंगे। तो इसका मतलब क्या है, मान लो कि पहले आपने इसको टेम्परेचर T = 50 डिग्री सेल्सियस पे रख रखा था, ठीक है। तो इसको भी अगर आप T = 50 डिग्री सेल्सियस पे रखते हो तो यहाँ पे वेपर प्रेशर क्या होगा, वेपर प्रेशर ड्यू टू लिक्विड विल बी लेस, क्योंकि सरफेस कवर होगी, वेपर बनेंगे नहीं। अगर वेपर कम बन रहे हैं तो इसका मतलब है कि वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। मान लो कि भाई मैंने पानी को 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया। 100 डिग्री सेल्सियस क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट होता है किसका, प्योर वाटर का। ये आप पहले छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो। दिस इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। एट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर हमने ये पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर है, वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाता है, 1 atm, दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पे आ जाओ। अब अगर आपने इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे रख दिया तो इस पॉइंट के ऊपर क्या होगा, मैंने आपको ये कहा है कि जब आप सॉल्वेंट के अंदर सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो वेपर कम बनेंगे। अब वेपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर तो होंगे नहीं। इसका मतलब क्या है कि 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो इस सॉल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं आएगा। तो आप ये लिख सकते हो, ड्यू टू नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट vapor pressure will be less and hence boiling point of solvent in solution। अब वेपर प्रेशर कम है तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा इस वेपर प्रेशर को एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए, क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस पे तो वेपर कम बन रहे हैं। अब हमें क्या करना पड़ेगा, टेम्परेचर को और बढ़ाना पड़ेगा ताकि वेपर प्रेशर किसके बराबर हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन विल इंक्रीज। और यही वो पॉइंट है जो हम वहाँ पे लिख रहे थे कि जब हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कर देते हैं तो सॉल्यूशन का या सॉल्वेंट का सॉल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर जो है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज, और बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। या आप सीधा ये भी लिख सकते हो कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन विल इंक्रीज। ठीक है।
अब जो यहाँ पे वेपर हैं सॉल्यूशन के अंदर वो किसकी वजह से होंगे, सॉल्वेंट की वजह से। तो टर्म ना आपको ऐसे भी लिखी मिल सकती है कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, क्योंकि वेपर किसके हैं, सिर्फ सॉल्वेंट के सॉल्यूशन के अंदर, या ऐसे भी लिखा मिल सकता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। तो दोनों का मतलब एक ही आएगा, ये ध्यान रखना है आपने यहाँ से कि अगर आपको ये टर्म लिखी मिल रही है या ये टर्म लिखी मिल रही है, इन दोनों का मतलब एक ही है, क्योंकि सॉल्यूशन में वेपर किसके होंगे, सॉल्वेंट के सिर्फ। ठीक है, तो भाई ये बेसिक फंडा है जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसका। अब इसको अपन ने मैथमेटिकली प्रूव करना है। तो देखो, अगर पहले हम इसको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें तो इसका ग्राफ देखो, पहले ग्राफ क्या बनेगा। यहाँ पे वेपर प्रेशर लेके चल रहे हैं वाई एक्सिस पे, ठीक है। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं बॉइलिंग पॉइंट लेके चल रहा हूँ, टेम्परेचर लेके चल रहे हैं अपन। ठीक है, अब देखो जैसे जैसे आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर रहे हैं तो वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर मोर वेपर्स विल बी फॉर्म्ड एंड हेंस वेपर प्रेशर विल इंक्रीज, और वेपर प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब मान लो कि मैंने ये ग्राफ प्योर सॉल्वेंट के लिए बनाया और ये वो टेम्परेचर आ गया, ये वो टेम्परेचर है जिस पे जो हमारा वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर हो गया, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के। टेम्परेचर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एट विच वेपर प्रेशर of solvent becomes equal to atmospheric pressure। ये मान लिया कि भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर है और ये इसको मान लिया मैंने कि ये 1 atm है, ठीक है। दिस इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो ये मैं ऐसे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ टी नॉट बी। टी नॉट बी का जो मतलब है ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ये टेम्परेचर आ गया हमारे पास टी नॉट बी, दैट इज बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। अभी फिर हमने ये पढ़ा कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर करने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो अगर मैं सॉल्यूशन के लिए ग्राफ बनाऊं तो सॉल्यूशन के लिए ग्राफ कुछ ऐसे बन रहा होगा। ये आ गया सॉल्यूशन, इसको मैं लिख रहा हूं टी बी, that is temperature at which vapor pressure of solution becomes equal to atmospheric pressure। और ये टेम्परेचर हमेशा प्योर सॉल्वेंट से क्या होगा, ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया था कि सॉल्यूशन के वेपर कम बनेंगे तो सॉल्यूशन के वेपर ज़्यादा बनाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा एज़ कंपेयर टू प्योर सॉल्वेंट। तो ये ग्राफ बन रहा होगा कि इसका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब देखो, अब एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का मतलब क्या है कि कितना टेम्परेचर बढ़ा। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है, दिस डिफरेंस
डेल्टा टी बी, ये क्या होगा, टी बी माइनस टी नॉट बी। डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, कि कितना एलिवेशन हुआ है किसमें, बॉइलिंग पॉइंट में। ठीक है, अब फिर यहाँ पे मैं वही चीज़ दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, या तो ये लिखा मिल जाए, या वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन सॉल्यूशन, या ये टर्म लिखी मिल जाए, क्योंकि सॉल्यूशन में वेपर किसके बन रहे होंगे, सिर्फ सॉल्वेंट के। ठीक है, तो भाई ये ग्राफ बनेगा हमारे पास किसका, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का। अब इसका डेरिवेशन देखो क्या आएगा। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो जो कंसेप्ट है वो डेरिवेशन बिल्कुल इजी है। अब देखो डेरिवेशन करते हैं इसका। 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भाई, बोर्ड में एक 3 नंबर का क्वेश्चन इन चारों में से पक्का आता है, तो आपको ये अच्छे से पढ़नी है चारों। इस यूनिट में से 5 नंबर का क्वेश्चन आएगा। प्रोबेबिलिटी ये रहती है कि 3 नंबर का क्वेश्चन और 2 नंबर का न्यूमेरिकल, इनमें से किसी एक पे ही आता है। ठीक है, तो अब इसका डेरिवेशन, अब देखो जो डेल्टा टी बी है, डेल्टा टी बी क्या है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। When a non-volatile solute is added, जब एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड कर दिया तो कितना बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज होगा। अब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, डेल्टा वेपर प्रेशर के, कि वेपर प्रेशर में कितना डिक्रीज आ रहा है। अब आप खुद से सोच के देखो दिमाग में कि जितना ज़्यादा डिक्रीज आएगा वेपर प्रेशर में, डेल्टा वीपी क्या है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट पी नॉट ए माइनस पी एस। पी नॉट ए क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी एस क्या है, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब जितना ज़्यादा डिक्रीज होगा वेपर प्रेशर में उतना ज़्यादा क्या आएगा, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, क्योंकि हमें उतना ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज करना पड़ेगा ताकि ये जो डिफरेंस है ये क्या हो जाए, कवर हो जाए। ठीक है, अब इसके बाद देखो हमने ये पढ़ा था लास्ट टॉपिक में कि जो डेल्टा वीपी है, वेपर प्रेशर है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। दैट इज हम उसको लिख रहे थे एक्स बी। ये हमने लास्ट टाइम पढ़ा भी था कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि भाई जो डिप्रेशन, हम ये कह रहे हैं कि जो डिक्रीज इन वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट के। तो अब अगर आप प्रोपोर्शनलिटी को डायरेक्ट करो तो डेल्टा टी बी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा किसके, एक्स बी के, या एक्स टू, जो मर्जी लिख लो आप टर्म। ठीक है, आपको ध्यान रखना है एक्स बी क्या है, मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। अब इसके बाद प्रोपोर्शनैलिटी को हटाना है हमने, तो प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट यूज़ करते हैं, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एक्स बी। डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू में एक्स टू। के बी क्या है यहाँ पे, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। अब इस केस के अंदर अब आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो हम टर्म है
उसको हमने ना मोलैलिटी के अंदर कन्वर्ट करना है। अब धीरे धीरे इस टर्म को देखो, एलिवेशन कांस्टेंट क्या लिख रहे हैं आप, Kb, दैट इज मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। अब Xb जो है, अगर आप इसको ओपन करके लिखें तो Xb के लिए आपने ये लिखा था कि जो डेल्टा Tb है, डेल्टा Tb जो है वो इक्वल आएगा Kb इंटू Xb को क्या लिख रहे थे, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट। अब सोलवेंट को A से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सोल्यूट को B से, तो आप ये भी लिख सकते हो NB/NB प्लस NA। अब इसके बाद फिर देखो, हमने एक पॉइंट पढ़ा हुआ है कि जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल टू डाइल्यूट सॉल्यूशंस ओनली। तो इस केस के अंदर क्या होगा, NB प्लस NA जो है ये ऑलमोस्ट इक्वल होगा किसके, NA, क्योंकि इसका अमाउंट जो है वो क्या होगा, बहुत कम होगा। तो आप ये वैल्यू यहाँ पे रख सकते हो, तो आपके पास क्या आ जाएगा, Kb इंटू N ऑफ सोल्यूट प्लस N ऑफ सोलवेंट। ठीक है। अब इसके बाद देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट जो है उसको हम ऐसे ही रख रहे हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट जो है वो हम कैसे निकालते हैं, Kb इंटू NB अपॉन नंबर ऑफ मोल ऑफ सोलवेंट कैसे निकालते हैं, गिवन मास ऑफ सोलवेंट W ऑफ A, सोलवेंट को आप A लिख रहे हो, WA क्या है, WA अपॉन MA। WA जो है ये है गिवन मास ऑफ सोलवेंट, MA जो है ये है मोलर मास ऑफ सोलवेंट। अब इसके बाद देखो, तो Kb इंटू ये M, प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए अब Kb ये इंटू में क्या है, MA इंटू NB अपॉन MA। अब आप इसको सोच के देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट एक्टिंग पर यूनिट गिवन मास ऑफ सोलवेंट, ये क्या बताता है आपको, मोलैलिटी। ये आपको क्या बता के देगा, मोलैलिटी। ठीक है। अब इसमें ना कई जगह पे ऐसे किया हुआ होगा कि Kb को पहले उसने K लिख रखा होगा, ठीक है, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के उसने पहले K लिख रखा होगा और फिर उसने लास्ट में इसको Kb कन्वर्ट कर रखा होगा। अब यहाँ पे वो क्या कर रहा है कि K इंटू MA जो है इसको हम लिख रहे हैं Kb, और Kb क्या है, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, मोलर बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट। तो भाई अब क्या आ जाएगा अपने पास, डेल्टा Tb आ गया Kb इंटू में मोलैलिटी, Kb इंटू में मोलैलिटी। तो भाई यहाँ से ये हमारे पास नेट फॉर्मूला बन रहा है। ठीक है। आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे जो आपने मोलैलिटी का फॉर्मूला लिखा है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए आपको वही यूज़ करना है। ठीक है। तो आप इसकी जगह पे वो फॉर्मूला भी यूज़ कर सकते हो, तो आपके पास ये बन जाएगा, तो भाई डेल्टा Tb इज इक्वल टू Kb इंटू मोलैलिटी कैसे निकाल रहे हैं, WB दैट इज गिवन मास ऑफ सोल्यूट अपॉन MB दैट इज मोलर मास ऑफ सोल्यूट इंटू मास ऑफ सोलवेंट इन ग्राम इंटू में 1000। तो ये हमारे पास नेट फॉर्मूला बन जाएगा एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट को काउंट करने का।
ठीक है, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो मास है सॉल्वेंट का ये किस में होगा, किलोग्राम में, तभी मोलैलिटी बनेगी। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजोल्व इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट को आप क्या कहते हैं, मोलैलिटी। तो ये बन गया अपने पास। ठीक है, अब देखो अगर आप Kb की यूनिट निकालते हैं तो Kb बनेगा क्या, अगर मोलैलिटी 1 है तो अपने पास डेल्टा Tb किसके इक्वल आ जाएगा, Kb के। ठीक है, तो आप क्या लिख सकते हो, Kb क्या है, अगर आप इसकी डेफिनेशन लिखें तो Kb इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट है, Kb is elevation in boiling point when molality of solution is 1। जब सॉल्यूशन की मोलैलिटी 1 है उस टाइम पे जो एलिवेशन आ रहा है उसको आप क्या कहते हैं, Kb। तो इसका मतलब क्या है कि किसी भी सॉल्यूशन के लिए Kb की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा कांस्टेंट रहेगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये टर्म्स फाइंड कर सकते हो। अब इसके बाद फिर हमने ये प्रूव करना है कि भाई ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। तो देखो डेल्टा Tb जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Wb के। अपन ने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में क्या लिखा था कि वो प्रॉपर्टी जो अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती, उसको अपन क्या कहते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब ये प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड कर रही है, अमाउंट ऑफ सोल्यूट पे। तो दिस शोज दैट डेल्टा Tb is an कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। डेल्टा Tb क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, अब इसके बाद हमने न्यूमेरिकल करने हैं और कुछ न्यूमेरिकल्स के अंदर वो क्या करता है कि भाई Kb की वैल्यू क्या आएगी वही फाइंड करने के लिए कह देता है। तो Kb को फाइंड करने के भी फॉर्मूले हैं, आपको ये ध्यान रखने हैं। तो भाई अगर वो आपको Kb फाइंड करने के लिए कह रहा है तो Kb जो है ये इक्वल आएगा R इंटू T0b स्केयर इंटू Ma अपॉन 1000 इंटू डेल्टा H ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो इनका मतलब क्या है, जो हमारे पास Kb है इसके अंदर जो ये हमने Ma लिख रखा है ये मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट है, दिस इज मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ये क्या है, ये हीट ऑफ वेपराइजेशन है, अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 मोल सॉल्वेंट इनटू वेपर। 1 मोल सॉल्वेंट को हीट में कन्वर्ट करने के लिए, गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, डेल्टा H से। R जो है, R गैस कांस्टेंट है भाई, और गैस कांस्टेंट की वैल्यू आपको पता ही है 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स ये होगी। ठीक है, T0b जो है ये बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट है। तो यूजिंग दैट यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ डेल्टा Tb। अब इसके बाद अगर मान लो अगर उसने आंसर कैलोरी में पूछ रखा है तो ये तो जूल की यूनिट है R में, अगर कैलोरी में यूज़ करना है तो R जो है वो इक्वल आता है 1.97 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। या आपने ध्यान रखना है R की 2 वैल्यू होती हैं, आप ये वाली वैल्यू भी यूज़ कर सकते हो। इसके बाद अपने पास एक फॉर्मूला और बनेगा, आपने ना एक चीज़ का ध्यान रखना है, एक होता है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन
डेल्टा वी। डेल्टा वी से रिप्रेजेंट कर लो इसको, या आई वी से रिप्रेजेंट कर लो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, और इसका मतलब है अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 1 ग्राम लिक्विड इनटू गैस। 1 ग्राम लिक्विड को गैस में कन्वर्ट करने के लिए जितनी हीट चाहिए उसको आप कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब देखो, ये आप यहाँ से देखो कि अगर मैं एम को नीचे ले आऊँ तो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन को आप ऐसे भी फाइंड कर सकते हो, डेल्टा एच ऑफ वेपराइजेशन अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट। देखो ये हीट कितने के लिए थी, 1 मोल के लिए, और यहाँ पे नीचे अपन ने क्या कर दिया, मोलर मास। अगर मैं दोनों इसको 1 मोल वाले को मोलर मास से डिवाइड कर दूँ तो ये कितने के लिए आ जाएगी, 1 ग्राम के लिए। तो आप फॉर्मूले को कन्वर्ट करके ये भी लिख सकते हो कि जो Kb है वो इक्वल आएगा R इंटू T0B का स्क्वायर इंटू, ये टर्म तो नीचे आ रही है, अब नीचे बचेगा क्या, अपॉन 1000 इंटू, अब डेल्टा एच अपॉन एम ए कर रखा है तो ये क्या बन जाएगा अपने पास, डेल्टा वी। ठीक है, तो भाई के बी फाइंड करने के 2 फॉर्मूले बनेंगे, एक ये होगा और एक ये होगा। ठीक है, इसके बाद जो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक स्टार्ट किया था उसको फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो ये बनेगा। तो ये हमारा बेसिक था इस टॉपिक का। ठीक है, अब इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल ट्राई करेंगे। तो वो नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल हैं